कलेक्ट्रेट में आएगा और अगर मैं कलेक्ट्रेट में हूँ तो वो बिना मिले जाएगा, अगर वो मिलना चाहते हैं। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। सभी को नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा पाल है। मैं 2012 बैच से हूँ और मूलतः मैं यूपी से हूँ और मध्य प्रदेश मेरा काडर है, तो एक तरीके से कर्मभूमि मध्य प्रदेश ही है और पिछले लगभग 13-14 साल मुझे मध्य प्रदेश में हो गए और इस दौरान मुझे लगभग 8 से 9 जिलों में काम करने का अवसर भी मिला है। मैंने अपनी जो मध्य प्रदेश में करियर की शुरुआत है वो लगभग 2013 में एसडीएम के रूप में राजगढ़ जिले की एक सब डिवीजन है नरसिंहगढ़ से शुरू किया था। उससे पहले मैं प्रोबेशनर जबलपुर थी, फिर उसके बाद सीओ जिला पंचायत नरसिंहपुर रही। अर्बन में मुझे बहुत लंबा समय काम करने का अवसर मिला, तो अर्बन में मैंने सतना, उज्जैन और इंदौर में नगर निगम कमिश्नर के रूप में काम किया और एज कलेक्टर जिले में ये मेरा तीसरा जिला है। इससे पहले मैं श्योपुर में कलेक्टर रही हूँ और अभी रीवा से आ रही हूँ। सागर का जो ओवरऑल कल से जब हम लोगों ने ज्वाइन किया, सबसे जितने जिलाधिकारी हैं और अन्य लोगों से जो चर्चा करने का अवसर मिला, उसमें जो 3-4 मोटी चीजें अभी तक जो समझी हैं, एक तो शासन की जो मुख्य प्राथमिकताएं हैं वो इस समय जो कुछ ड्राइव भी अपने चल रहे हैं, जिसमें गर्मियों के समय में हम सभी लोग देखते हैं कि हर वर्ष एक जल संरक्षण को लेकर के अपना बड़ा अभियान चलता है। तो आरडी का वो अभियान इस वर्ष भी हर वर्ष की भांति चल रहा है और जितने भी अपने जल संरक्षण के कार्य हैं, इसमें अच्छी चीज ये है कि जो पिछले वर्षों के खुले हुए काम हैं, यानी जो पहले से चल रहे हैं, उनको पूरा करने का एक लक्ष्य इस अभियान में लिया गया है। एक बहुत जो स्वास्थ्य को लेकर के एक अच्छा अभियान इस समय जो बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन लगाई जानी है सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध जो काम करती है, उसको बहुत ड्राइव मोड में किया जा रहा है और सागर बहुत अच्छा भी कर रहा है उसमें। इसके अलावा जो एक समाधान अभियान अपने यहाँ चला, जिसमें बहुत सारे आवेदन विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों ने जमा किए, उन योजनाओं में जिसकी भी पात्रता बनती थी, उन सभी जो आवेदन थे उनके समाधान किए गए। एक वो महत्वपूर्ण अभियान चल रहा है। लेकिन ये बड़ा जिला है और अपनी जो तहसीलें हैं, अपने ग्रामीण क्षेत्रों की, अपने नगरीय क्षेत्रों में भी सागर नगर निगम एरिया है, तो नगर निगम की जो प्राथमिकताएं हैं, नगर निगम की जो जरूरतें हैं, वो अलग प्रकार की रहती हैं। शहरों में आजकल ट्रैफिक को लेकर के दिक्कतें रहती हैं और जो खासकर ग्रोइंग सिटी हैं, जो डेवलपिंग सिटीज हैं, उनमें ट्रैफिक की दिक्कतें हम लोगों को देखने को जो सामान्यता मिलती हैं, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं और उनके समाधान भी हैं। आप सभी लोग तो स्थानीय हैं, तो ट्रैफिक और इस प्रकार की चीजों में बहुत सारे स्थानीय समाधान भी आते हैं। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र में अपने मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स बहुत सारे चल रहे हैं। सागर में बहुत बड़ी इस समय सिंचाई योजनाएं भी, अभी कल भी एक स्वीकृत हुई है और उससे पहले से भी स्वीकृत है, जिसका आप सभी लोगों को मालूम है कि एप्लीकेशन का काम भी चल रहा है। तो इरिगेशन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा एक मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी भी क्षेत्र में, जो कि कृषि प्रधान जहाँ की अर्थव्यवस्था है, यदि इरिगेशन की व्यवस्थाएं बेहतर होती हैं तो उससे न सिर्फ उस एरिया का आर्थिक अपग्रेडेशन होता है, बल्कि वहाँ की सामाजिक स्थितियां, वहाँ की कल्चरल जो पहचान है वो और स्ट्रेंथन होती है और शक्तिशाली होती है और बेहतर होती चली जाती है। जो काम को लेकर के, अन्य चीजों को लेकर के चीजें होती हैं, अगर इरिगेशन हमारे यहाँ जो लैंड हमारा जितना भी एग्रीकल्चरल लैंड है वो अगर 100% इरिगेटेड है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हमारी आगे चल करके बाजार को बेहतर करता है, हमारे जो नागरिक हैं उनकी जो जीवन स्तर है उसको भी बढ़ाता है। तो जितने भी हमारे इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं उनको सही समय पर वो खत्म हो, उनमें अगर उनके एग्जीक्यूशन में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें भूमिका ये हम लोगों की रहेगी कि उसमें किसी भी प्रकार की अड़चन ना आने पाए। हर एक जिले के कुछ सोशल इंडिकेटर्स रहते हैं जिसमें हेल्थ की सर्विसेज हैं और चूंकि जिला का जो क्षेत्रफल है वो फैला हुआ है,
तो हेल्थ की सर्विसेज जो डाउन द लाइन रहती हैं, जिसमें हमारे सब हेल्थ सेंटर्स हैं, PSCs हैं, CSCs हैं, सिविल हॉस्पिटल कुछ जगह हैं, तो उनमें स्वास्थ्य की सेवाएं सुदृढ़ हो ताकि कम लोगों को जिला अस्पताल या फिर मेडिकल कॉलेज की जरूरत पड़े। तो जहां तक वहां उनकी सुविधाएं जो शासन द्वारा दी जा रही हैं वो भली प्रकार से मिले, तो कम से कम लोगों को रेफरल और इन सभी चीजों में आना पड़े। तो आने वाले समय में ये हम लोगों की विशेष प्राथमिकताओं में रहेगा कि जो भी अपनी डाउन द लाइन स्वास्थ्य की फैसिलिटीज हैं वो भली प्रकार से काम करें। शिक्षा को लेकर के क्योंकि अब नया अपना शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है, तो पिछले वर्षों के रिजल्ट्स, रिपोर्ट्स, इन सबको रिव्यू करके अपने शैक्षणिक संस्थानों में पिछले 2 सालों में जो विभिन्न CM राइज स्कूल भी स्वीकृत हुए हैं, बहुत सारा अब संरचना भी शासन ने लगातार बढ़ाई है स्कूलों की, तो अब संरचना जो बढ़ रही है उसी के मान से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अपनी बढ़े और अच्छी, जैसा स्कूल कर रहे हैं उसे और बेहतर करें। इसके लिए क्या किया जा सकता है, चाहे वो टीचर्स ट्रेनिंग के रूप में हो या अन्य जो मॉनिटरिंग टूल्स हैं उनके माध्यम से हो। तो शिक्षा का जो स्तर है वो न सिर्फ नंबर्स में बल्कि क्वालिटी के रूप में भी हम लोग बढ़ा सकें, उसमें अपना रोल, अपनी भूमिका निभा सकें, वो करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो कुछ जो शासन के मैंडेट हैं और कुछ स्थानीय जो आवश्यकताएं हैं या स्थानीय हर एक शहर की, हर एक जिले की अपनी अपनी अलग डिमांड्स रहती हैं, तो उन डिमांड्स को समझ करके उन पे क्या कंट्रीब्यूशन हम लोग का रहेगा उसमें करने की कोशिश करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छी टीम जो प्रशासनिक नजरिए से और आप सभी लोग जो इतने बड़ी संख्या में यहाँ दिख रहे हैं सभी लोग, तो अगर सभी लोग मिलकर के प्रयास करेंगे और मीडिया का रोल जो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ऑफिसर्स का रहता है कि आते हैं और कई बार जाते हैं, कोई 2 साल रहता है, कोई 3 साल रहता है, कोई 1 साल रहता है, जैसा भी रहता है। आपका इस जगह से न सिर्फ काम जुड़ा हुआ है बल्कि आप खुद भी जुड़े हुए हैं। हम लोगों का सिर्फ काम जुड़ा हुआ है, हमारे घर कहीं और होंगे और आने वाले समय में शायद कहीं और होंगे, पर आप सभी लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, आपके घर भी यही हैं और आप रहते भी यही हैं, आपका काम भी यही है। तो जो समस्याएं हम लोग बताते हैं उनके समाधान भी आप लोग जो पिच करेंगे उनमें हो सकता है छोटे मोटे चेंजेस जो प्रशासनिक प्रक्रिया में हम लोग को सही करने हो वो हो, लेकिन समस्याओं के समाधान मोटे मोटे जो लोगों की तरफ से आते हैं तो हमेशा बेहतर आते हैं और ज्यादा फुल प्रूफ आते हैं। उनमें चेंजेस करने की या उनमें सही न बैठने की जो चांसेस रहते हैं बहुत कम होते हैं। तो ये चर्चा का फोरम है, तो आपकी तरफ से भी कुछ बातें आएंगी, हम लोग उसको आज देख करके और आने वाले समय में उसको कैसे परीक्षण करके कैसे आगे बढ़ेंगे, आगे का अपना जो टाइमलाइंस हैं कि 3 महीने में क्या काम करेंगे, आगे आने वाले समय में क्या काम करेंगे, इसकी फिर तैयारी करेंगे। तो प्यारे साहब एक बार मैं परिचय भी सभी का ले लूं, हालांकि एक बार में याद रख पाना संभव नहीं होगा, पर फिर भी एक औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। रणवीर अहमद C7 न्यूज चैनल है। कैलाश देवरिया फ्रीलांसर। मैं प्रोफेसर सोनी हूँ न्यूज ग्राउंड। मेरा नाम उमेश यादव है, न्यूज 24 साथ में प्राइमा मीडिया का भी समय में थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाए तो बड़ा अच्छा रहे। लास्ट एंड फर्स्ट क्वेश्चन संपदा 2 का साइबर तहसील है, ये शुरू करने के पीछे उद्देश्य ये था कि ऑटोमेशन इस प्रक्रिया का किया जाए कि रजिस्ट्री हो, उसके बाद में डायरेक्ट नामांतरण हो जाए। नामांतरण के लिए कई बार जो अपने जनरल प्रैक्टिस होती है वो अच्छा आपने सवाल पूछा, आपके माध्यम से मैं ये सबको बताना भी चाहूंगी कि नामांतरण के जो केसेस हैं ऑटो मोड में या तो आते हैं या फिर जो पटांकन होंगे, जो छोटे नंबर्स रहते हैं उनको ये लोक सेवा के माध्यम से सभी लोग जमा कराएं। सामान्य प्रक्रिया ये होती है कि कुछ लोग अपने वकीलों को हायर करते हैं या अन्य किसी व्यक्ति को हायर किया, उनको आवेदन दे दिया, आवेदन की डेट्स और बाकी सब चीजें उसमें मेंशन नहीं रहती, और उसमें कई बारी ये भी दोहराया नहीं है कि रेवेन्यू विभाग के भी जो नीचे के कर्मचारी हैं उनकी भी संलिप्तता हो सकती है। तो इसीलिए नामांतरण के रेवेन्यू से जुड़े हुए आपके कोई भी काम है उनको लोक सेवा केंद्र के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से किसी भी कोर्ट में कोई दर्ज ना कराए, क्योंकि वो दर्ज होने से आपके 2 काम आसान हो जाते हैं कि वो SLA में रहते हैं, मतलब हर चीज का एक अपना टाइमिंग है।
तो वो टाइमिंग में निराकरण होंगे और उनके फिर डेली बेसिस पे रिव्यू भी होते हैं। तो लोक सेवा के माध्यम से यदि आवेदन आएंगे तो उनके निराकरण भी आसानी से होंगे और अन्य किसी व्यक्ति के पास किसी को जाने की आवश्यकता नहीं। मैडम, मैं देवेंद्र कश्यप, पंजाब केसरी। नियम पूरा बना हुआ है पर उसका पालन कई बार हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो जो ऐसे हैं रहवासी क्षेत्रों के बीच के कुछ अपने बहुत सारे मैरिज लॉन्स रहते हैं, मैरिज गार्डन्स रहते हैं, तो उनमें संबंधित जो भी हमारे एसडीएम से एसडीओ की टीम है उनके माध्यम से हम लोग कार्रवाई कराएंगे। शायद एक चालू है, एक पार्शली चल रहा है, एक ऐसा है जो अपने लोग चालू नहीं कर पाएंगे। तो इसमें अपने ऑपरेटर्स हैं जो दोनों तरफ के, मैंने जगह नहीं देखी है लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जिस दिशा में जाने वाली बसें होंगी उसी दिशा में बस स्टैंड बने होंगे। तो एक बार जो सभी ऑपरेटर्स हैं, बस ऑपरेटर्स, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में बैठक करके, और अच्छी चीज़ ये है कि फैसिलिटी अपनी तैयार है, अपने तो शुरू करना है। हालांकि बस स्टैंड, मंडी और हॉकर जोन इनको शुरू करना बहुत बड़ा चैलेंज रहता है क्योंकि कई तरीके के रजिस्टर्स रहते हैं, पर चूंकि अब फैसिलिटी बन गई है और बढ़ते हुए शहर को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि जो बड़ी सर्विसेज हैं वो हमेशा शहर के बाहर ले जानी चाहिए, और जितने भी बड़े शहर हैं वो समय पर ये करते हैं। तो अपने लोग भी अपने यहाँ इसको जो है प्राथमिकता से जो बने हुए बस स्टैंड है उनको चालू करें। अभी मध्य प्रदेश में बहुत पुनर्गठन भी हुआ है, नई कमिटीज बन गई हैं और चूंकि अलग से इसके लिए पूरा अलग से कंपनी ही बनी हुई है। और मुझे जो याद है वो सागर जो सिटी बस लिमिटेड है वो भी अब उसके अधीन हो गया है। तो उसमें जो गाइडलाइंस हैं आने वाले समय में जो सुगम सेवा, मुख्यमंत्री सुगम सेवा शुरू होनी है उसमें ये बसेस बहुत जल्दी शुरू होंगे। और जो अभी बसें ऑलरेडी जिन रूट्स पर स्वीकृत हैं उन रूट्स पर क्यों नहीं चल रही है ये एक बार में देखो। मैडम, मेरा सवाल कलेक्ट्रेट में आएगा और अगर मैं कलेक्ट्रेट में हूँ तो वो बिना मिले जाएगा, अगर वो मिलना चाहते हैं। एक सवाल और है मैम, कलेक्टर का कहा जाता है कि सुलभ उपलब्ध होते हैं और होना चाहिए, और एक दरवाजे की कम से कम दूरी होना चाहिए केबिन में। सागर में जो है 4 दरवाजों के अंदर कलेक्टर बैठते थे, आम जनता आदि तो मनोबल वहीं टूट जाता था। 6 दरवाजे, 4 में 6। तो आपसे उम्मीद है मैम कि सुलभ दुर्गम हो भाग्य तो सुलभ हो जाए, इससे आम जनता जो है। जब भी हम लोग ऑफिस में रहते हैं तो लोग सिर्फ जनसुनवाई के दिन नहीं बाकी समय भी, और ये सभी ऑफिस की सामान्य प्रक्रिया है। इसमें सागर में 4 दरवाजों के बाद कलेक्टर तो सभी जगह लोग आते हैं, दिन में 2-3 बार आते हैं। जब आप फर्स्ट हाफ में बैठते हैं, सेकंड हाफ में बैठते हैं, जनसुनवाई एक डेडिकेटेड दिन है और अदरवाइज भी बाकी दिन भी लोग आते ही हैं। तो लोगों को सभी को कोई भी कॉलोनी जो कि ग्रामीण क्षेत्र या नगर निगम सीमा से लगी हुई है और इनमें बटान जो खसरे के हैं वो यदि हो रहे हैं तो उन पर नजर रखी जाएगी और इनके माध्यम से हम लोग जो अवैध कॉलोनीज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्योंकि इसमें जो ऐसे लोग हैं जो अपनी पूंजी लगाते हैं जीवन भर की और फिर इस प्रकार की गलत चीजों में पड़ करके उनको नुकसान होता है। ये क्षेत्र है उनमें कार्रवाई करने के लिए नगर निगम को अधिकृत किया गया है और बाकी ग्रामीण क्षेत्र में ये कार्रवाई जिला प्रशासन के पास है। लाइन शिफ्ट भी हो रही है तो 10-10 दिन 8-8 दिन नहीं हो पाता। उनका निराकरण का एक हम लोग समय सीमा कुछ तय कर देते हैं क्योंकि एक ही व्यक्ति बार-बार आता है तो अनावश्यक उसको आना भी होता है, बाकी लोगों को भी समय कम मिल जाता है। तो इसका हम लोग निराकरण करते हैं। ठीक है। लोग जो रजिस्ट्री खरीदी बेची जमीनों पे दूसरों की जमीन कब्जा, इस प्रकार की जो शिकायतें हैं, अगर ऐसा है कि पूरे जिले में सक्रिय है तो हम श्योर की ऐसी शिकायतें हमारे जो शिकायतों के प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो सीएम हेल्पलाइन है या हम लोग के ऑफिस में जन सुनवाई के माध्यम से आएंगी। कोई अगर ऐसा नेक्सस बना के कर रहा है तो ऐसे लोगों को फिर अलग करेंगे। जो लोग भू माफिया आती है, जमीन जिसने रजिस्ट्री कराई है कब्जा उसका होना चाहिए, उस जगह पर होना चाहिए जहाँ जिसने रजिस्ट्री कराई है। मैडम, ट्रस्ट वाली जमीनों में है, ट्रस्ट वाली जमीनों का ये मसला है जो मंदिर ट्रस्ट, तमाम ट्रस्टों की जमीनों को हड़पा जा रहा है। हमारे जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये सिर्फ कलेक्टर कोर्ट के लिए नहीं है, बाकी भी जो एसडीएम कोर्ट्स हैं, एडीएम कोर्ट हैं, तहसीलदार कोर्ट है, यहाँ तहसीलदारों के भी कोर्ट्स हैं, इन सभी में जो केस रजिस्टर होते हैं उन केस की सुनवाई होती है, सुनवाई करके डिस्पोजल होता है। और अब तो हर एक केस के समय सीमा भी लगभग सभी प्रकार की मदों में आ गई है। ये नामांतरण के केस 30 दिन में निपटेंगे, 45 दिनों में जो है सीमांकन के केस निपटेंगे, 90 दिन में बंटवारे के केस निपटेंगे, 6 महीने में खसरा सुधार के केसेस। आगे चल करके जो हम लोग के कोर्ट में आते हैं वो अपील कन्विक्शन के केसेस होते हैं, अलॉटमेंट के केसेस रहते हैं।
सरकारी जमीनों के मामलों में खसरे सुधार के केसेस कलेक्टर के पास आते हैं। यदि किसी सरकारी जमीन को प्राइवेट होना है तो इस प्रकार के जो केसेस हैं वो मेरिट पे टाइम लिमिट में न सिर्फ कलेक्टर कोर्ट बल्कि हर एक कोर्ट में निपटें। ये मैं आपको प्राथमिकता में बताना ही भूल गई, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। और रीवा में भी मैंने जो है सबसे ज़्यादा काम रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे ही किया कि ये जो सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए रेवेन्यू कोर्ट्स का बहुत ही अच्छा सिस्टम है। और अगर हम लोग हर केस दर्ज करने की आदत डालें और हर केस को समय पर निराकृत कर दें तो न सिर्फ इस तरीके की शिकायतें बल्कि अन्य बहुत प्रकार की शिकायतों दिक्कतों से लोग बच जाते हैं। तो कोई इरादा नहीं है, सभी लोग जो हैं वो जनता के कार्य करने के लिए हैं। कलेक्टर ही नहीं बल्कि जो सभी जो पूरी टीम है प्रशासन की वो सभी जनता के कामों के लिए हैं और सभी को ये स्पष्ट निर्देश भी हैं। अपना जो CUG नंबर है उसमें आने वाले कॉल्स, उनमें आने वाले मैसेजेस का आपने बहुत ही वाजिब बात कही है कि जितने भी कॉल्स आए यदि वो किन्हीं कारणवश किसी पर्टिकुलर टाइम पर नहीं उठते हैं, ये हो सकता है कि हर फोन हर समय नहीं उठ सकता है, लेकिन उनको कॉल बैक किए जाएँ और उनकी जो भी चीज़ें हैं जो जिस पॉइंट के लिए उन्होंने फ़ोन किया है वो नोट करके उनका निराकरण, जो मैसेज है उनको रिस्पॉन्ड किया जाए तो उसकी डेफिनेटली हम लोग व्यवस्था है। अभी जो इस वर्ष की पाटन नीति है उसमें सामान्यतः हर वर्ष क्या होता है कि अपने लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रखवाव किसानों की डिटेल्स आती हैं और फिर उसका हम लोग एक बार वेरिफिकेशन करते हैं। इस बार जो वेरिफिकेशन है उसको सैटेलाइट की जो इमेज है उस खेत की, जिस खेत में किसी ने रजिस्ट्रेशन कराया उसी खेत की एक सैटेलाइट इमेज ली गई, उनको सुपर इम्पोज किया गया तो ये पाया गया कि बहुत सारे रकबे ऐसे हैं जिनमें गेहूँ बोया ही नहीं गया, कंस्ट्रक्शन है या फिर कोई अन्य चीज़ें हैं, तो उसको लेकर के एक दोबारा से वेरिफिकेशन का ड्राइव चल रहा है। तो वो आज इसका रिव्यू भी अभी किया था हम लोगों ने तहसील वाइज, तो कोशिश करें कि उसको 1-2 दिन में ख़त्म कर लें। जैसे ही वो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा सैटेलाइट वाला, वैसे ही ये समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जो कल जो मैंने यहाँ देखा, हमारे 2 दिन कलेक्टर कोर्ट में बैठने के हैं, सोमवार के और बुधवार के, लगभग 3 बजे की शायद रहता है कलेक्टर कोर्ट। तो जो भी केसेस रहेंगे, केसेस लगने की एक कॉज लिस्ट होती है, कॉज लिस्ट के अनुसार जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो कलेक्टर कोर्ट लिस्ट होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमैट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, CCTV से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, स्थान भोपाल रोड, सागर। बुकिंग के लिए संपर्क करें